वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो तीसरा लेसन है उसको कंटिन्यू करेंगे। तीसरा लेसन आपका उत्पादन एवं लागत। उत्पादन के बारे में हमने पिछले 5 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो छठा वीडियो है उसमें हम लागत के बारे में पढ़ेंगे और लगभग इसके 1-2 वीडियो के बाद में पूरा हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले लागत की अगर हम बात करें, ठीक है, लागत का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए फर्म के द्वारा उत्पादन के साधनों पर जो भी खर्चा किया गया है, ठीक है, फर्म क्या करती है? किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो आगत हैं, साधन हैं, उनका प्रयोग करती हैं और उन आगतों पर या साधनों पर फर्म के द्वारा जितना भी खर्चा होगा उसको हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। अब देखिए, उत्पादन फलन में जैसे हमने पढ़ा था कि एक फर्म क्या करती है, किसी वस्तु की अगर उसको 100 इकाइयों का उत्पादन करना है तो उसके पास में जो उत्पादन फलन है कि 5 इकाई श्रम की और 10 इकाई पूंजी की प्रयोग करनी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए वो 6 इकाई श्रम की और 8 इकाई पूंजी की प्रयोग कर रहे हैं। मतलब उसके पास में विभिन्न संयोग उपलब्ध होते हैं किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा उत्पादन करने के लिए। तो अब फर्म के सामने समस्या क्या होती है कि वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए वो क्या कर सकती हैं? 5 इकाई श्रम और 10 इकाई पूंजी का प्रयोग कर सकती हैं, या फिर 6 इकाई श्रम और 8 इकाई पूंजी का प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन इनमें से वो उस संयोग का चुनाव करेगी जिसमें उसकी जो लागत है, खर्चा है, वो एक तरह से क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इनमें कहाँ पे उसकी लागत न्यूनतम होती है उस का फर्म क्या करेगी? एक तरह से चयन करेगी। तो फर्म द्वारा उस लागत का चयन किया जाएगा जिसमें क्या होगा? उसकी लागत एक तरह से न्यूनतम हो। मतलब विभिन्न आगतों के साधनों के उसके पास में जो संयोग है उसमें से उस संयोग का वो चुनाव करेगी जिसमें लागत क्या हो? कम से कम हो। फिर लागत फलन की अगर हम बात करें तो लागत फलन क्या दर्शाता है? किसी वस्तु का उत्पादन करने की लागत और उत्पादन की जो मात्रा है उनके बीच में संबंध को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? लागत फलन। ठीक है, लागत कब आएगी? जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। तो किसी वस्तु की उत्पादित मात्रा और लागत के बीच में जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? लागत फलन कहते हैं। और इसमें हम क्या मान लेते हैं कि जो उत्पादन की प्रौद्योगिकी है, उत्पादन की जो तकनीक है वो स्थिर है, दी हुई है, साधनों की जो कीमतें हैं वो भी दी हुई हैं। तो जब उत्पादन की प्रौद्योगिकी और साधनों की कीमतें दी हुई हो तो ऐसी स्थिति में किसी वस्तु की विभिन्न मात्रा उत्पादित करने के लिए लागत न्यूनतम कहां पे होगी उसको दर्शाता है लागत फलन। ठीक है, उत्पादन के प्रत्येक स्तर को उत्पादित करने के लिए न्यूनतम लागत को दर्शाता है। जैसे वस्तु की अगर 100 इकाइयों का उत्पादन करना है तो न्यूनतम लागत कितनी होगी? अगर उत्पादन की 200 इकाइयां बनानी है तो उसके लिए न्यूनतम लागत क्या होगी? जब 300 इकाइयों का उत्पादन करना है तो उसके लिए न्यूनतम लागत कहां पे होगी, कितनी होगी, उसको प्रदर्शित करता है लागत फलन। अब देखिए, लागत के बारे में हमको 2 प्रकार की अवधारणाएं पढ़नी है। एक तो है अल्पकालीन लागतें और दूसरी है दीर्घकालीन लागतें। तो हम इस वीडियो में केवल अल्पकालीन लागतों के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल का मतलब क्या होता है? जिसमें उत्पादन के कुछ साधन क्या होते हैं? स्थिर होते हैं और कुछ साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। तो अल्पकालीन लागतें भी कौन कौन सी होगी? स्थिर लागत होगी और परिवर्तनशील लागत होगी। ठीक है, अल्पकालीन लागतों में क्या होता है? स्थिर साधनों पर जो खर्चा किया गया है वो स्थिर लागत है और परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्चा किया जाएगा वो होगी परिवर्तनशील लागत। और इन दोनों लागतों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? अल्पकालीन लागतें। तो अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील लागतें दोनों होती हैं। लेकिन हम 3 प्रकार की लागतों की बात करेंगे। ठीक है, अल्पकालीन लागतों को हम 3 आधार पर पढ़ेंगे। एक हमारी होगी कुल लागत,
दूसरी होगी हमारी औसत लागत और तीसरी हम पढ़ेंगे सीमांत लागत। ठीक है, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। और इन लागतों में क्या होगा, स्थिर और परिवर्तनशील लागतें दोनों पाई जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुल लागत क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। कुल लागत का मतलब क्या हो गया, एक फर्म के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर और परिवर्तनशील साधनों पर जितना भी खर्चा किया जाएगा उसका कुल जोड़। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, कुल लागत क्या होती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुल लागत आ जाएगी। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में से आप फॉर्मूला बन जाएगा TC, टोटल कॉस्ट, कुल लागत इक्वल टू कुल स्थिर लागत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट TFC, प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए टोटल कॉस्ट का आपका फॉर्मूला क्या हो गया, TC इक्वल टू क्या होगा, TFC प्लस TVC। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुल लागत आ जाएगी। और यदि हमारे पास में इन तीनों में से अगर कोई दो लागत दे रखी हो और तीसरी ज्ञात करनी हो तब भी हम ज्ञात कर सकते हैं। TFC अगर आपको ज्ञात करने तो आप क्या करोगे, TC में से TVC को माइनस कर दोगे, और TVC अगर आपको ज्ञात करनी है तो TC में से TFC को हम माइनस कर देंगे। मेन बेसिक फॉर्मूला आपका ये होगा, TC इक्वल टू क्या होगा, TFC प्लस TVC। TFC निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस TC में से क्या करोगे, TVC को माइनस कर दोगे। और आपको TVC अगर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस TC में से TFC को हम माइनस कर देंगे। तो कुल लागत क्या होती है, स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों का जोड़ होती है। अब स्थिर लागत क्या होती है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, कुल स्थिर लागत TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, स्थिर साधनों पर जो भी खर्चा किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, स्थिर लागत, या ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ में परिवर्तित नहीं होती हैं। जैसे कि उत्पादन की मात्रा कितनी भी हो, घटे, बढ़े या शून्य हो जाए, लेकिन जो लागत स्थिर रहेगी उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर लागत। जैसे एक फर्म ने क्या किया, उत्पादन करने के लिए एक फैक्ट्री को किराए पे लिया और किराया कितना है, 20,000 रुपए प्रति माह। तो ये एक तरह से क्या है, स्थिर लागत है। क्यों, क्योंकि किराया आपको फिक्स देना है। जो फर्म है, फैक्ट्री है, उसका किराया अगर 20,000 रुपए हर महीना का है तो ये किराया देना है, चाहे वो फर्म क्या करे, ज्यादा उत्पादन करे, चाहे वो कम उत्पादन करे, चाहे वो उत्पादन नहीं करे, लेकिन अगर उसने फैक्ट्री किराए पे ली है तो उसका जो किराया है उसको देना पड़ेगा। ये जो फैक्ट्री का किराया है वो उत्पादन की मात्रा के साथ में संबंधित नहीं है। उत्पादन की मात्रा घटे या उत्पादन की मात्रा बढ़े या उत्पादन की मात्रा स्थिर हो जाए, लेकिन किराया क्या है, एक तरह से स्थिर है। ठीक है, जो परमानेंट स्टाफ होता है उनको जो सैलरी, वेजेस, मजदूरी देनी पड़ती है वो एक तरह से क्या होती हैं, स्थिर लागत होती हैं। तो स्थिर लागत का मतलब क्या हो गया, जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ में भी स्थिर रहे, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। उत्पादन की मात्रा बदलने के साथ में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कुल स्थिर लागत। और दूसरी हमारी है कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ में परिवर्तित होती हैं। अगर उत्पादन बढ़ता है तो लागत भी बढ़ेगी, अगर उत्पादन कम हो जाए तो लागत भी कम हो जाएगी, और उत्पादन अगर शून्य हो तो लागत भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, कुल परिवर्तनशील का मतलब क्या हो गया, उत्पादन की मात्रा के अनुसार बदलती हैं। उत्पादन शून्य होने पर शून्य होगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, परिवर्तनशील लागत, जब उत्पादन शून्य है तो कुल परिवर्तनशील लागत क्या होगी, शून्य। लेकिन कुल स्थिर लागत शून्य नहीं होती है। उत्पादन की मात्रा चाहे 0 हो, चाहे बढ़ जाए, लेकिन ये लागत हमेशा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। परिवर्तनशील लागतों में अगर हम देखें
ठीक है। उदाहरण क्या हो सकते हैं कि जैसे एक फर्म उत्पादन करने के लिए अधिक श्रमिकों को काम पे लगाती हैं, तो श्रम को जो मजदूरी देनी पड़ेगी या कच्चे माल का प्रयोग करना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, ये एक तरह से क्या होती हैं, परिवर्तनशील लागत होती हैं। परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ में बदलती रहती हैं, और स्थिर लागत क्या होती है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ में परिवर्तित नहीं होती हैं, नहीं बदलती हैं। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। सारणी में देखते हैं हम कि जैसे उत्पादन की मात्रा 0 है, उस समय मान लेते हैं कि एक फर्म का जो स्थिर खर्चा है वो कितना है, 100 के बराबर है। कि फैक्ट्री का किराया है या परमानेंट जो भी स्टाफ है उसको मजदूरी देनी पड़ रही है, वो कितनी है, 100 रुपए है। तो जब फर्म अपना उत्पादन बढ़ा दें तब भी उसका खर्चा कितना होगा, स्थिर लागत कितनी होगी, 100 के बराबर ही होगी। हमने यहाँ पे मान लिया कि स्थिर लागत कितनी है, 100। आप कुछ भी मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं। अगर आप 50 मानोगे तो इन सब जगह कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, स्थिर लागत कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कितना मान रखा है, 100 मान रखा है, इसलिए हमारी टीएफसी कितनी है, सब जगह 100 है। फिर टीवीसी की बात करें, टीवीसी क्या होती है, कुल परिवर्तनशील लागत। जो उत्पादन की मात्रा अगर 0 है उस समय क्या होगी, 0 होगी। और जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है 1 2 3 4 5, तो टीवीसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो हमने यहाँ पे काल्पनिक संख्या लिखी हुई है, मन से कुछ भी आप लिख सकते हो, बढ़ती हुई लागत लेनी है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 10 18 24 29 33, बढ़ती हुई संख्या हमने कुछ भी ले सकते हैं। अब कुल लागत आप कैसे निकालोगे, अब ये हमको मन से नहीं लेनी, ठीक है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये जो टीएफसी हैं और ये जो टीवीसी हैं, टीएफसी प्लस टीवीसी दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कुल लागत आ जाएगी। जैसे 100 प्लस 0 किया सबसे पहले तो कितना आ जाएगा, 100 आ गया हमारा। फिर 100 प्लस 10 किया 110 आ गया। फिर 100 प्लस 18 किया 118 आ गया। फिर 100 प्लस 24 किया 124 आ गया। फिर 100 प्लस 29 किया 129 आ गया। और फिर 100 प्लस 33 किया 133। तो कुल लागत हम कैसे निकालेंगे, टीएफसी प्लस टीवीसी करके। आपको एग्जाम में पूछा जाए कि टीएफसी दे रखी हो, टीसी दे रखी हो, टीवीसी निकालनी है, तो बस बिल्कुल सिंपल सा है। टीवीसी अगर आपको निकालनी तो आप क्या करोगे, जो कुल लागत आपको दे रखी है उसमें से कुल स्थिर लागत को माइनस कर देंगे। और कुल स्थिर लागत अगर ज्ञात करनी हो तो आपको ध्यान रखना है कि उत्पादन की मात्रा जब 0 है उस समय जितनी कुल लागत है वो ही स्थिर लागत होगी, ठीक है। उत्पादन की मात्रा 0 होने पर कुल लागत जो है वो कुल स्थिर लागत के बराबर होती है, और कुल स्थिर लागत हमेशा सभी जगह क्या होगी, समान। अब इसी के आधार पर आपको इनके रेखा चित्र भी ध्यान रखने हैं कि कुल लागत जो होती है, सबसे पहले हम कुल स्थिर लागत का बनाते हैं। तो कुल स्थिर लागत वक्र जो होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पे हमने उत्पादन की मात्रा ली है और वाई अक्ष पर हमने क्या लिया है, लागत। तो कुल स्थिर लागत हमेशा स्थिर होती है, उत्पादन की मात्रा कितनी भी हो। तो हमने एक सीधी रेखा बना दी एक्स अक्ष के समानांतर, ठीक है। ये आपकी टीएफसी हो गई है। फिर टीवीसी अगर बनानी है तो टीवीसी जब उत्पादन की मात्रा 0 होती है उस समय 0 होती है, इसलिए टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत वक्र आपका कहां से बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा और हमेशा बढ़ता हुआ होता है। इस तरीके से आपने बना दिया टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत। और कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का वक्र जो होता है वो एक जैसा होता है। बस कुल लागत का जो वक्र होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, जहां से कुल स्थिर लागत प्रारंभ हो रही है, ठीक है। कुल स्थिर लागत से हम यहाँ पे प्रारंभ कर देंगे इसको, और ये आपका बन गया है टीसी वक्र। तो इनके आकार आपको ध्यान रखने होते हैं। दूसरा हमारा है औसत लागत, ठीक है। औसत लागत का मतलब क्या हो गया, प्रति इकाई उत्पादन की लागत। किसी वस्तु की एक इकाई को बनाने में जितना भी खर्चा आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अल्पकालीन लागत पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको लिखते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, SAC,
ठीक है। और SAC क्या होती है? प्रति इकाई उत्पादन लागत। किसी वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने में जो लागत आ रही है, तो एक इकाई का उत्पादन करने की लागत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो कुल लागत है उसमें उत्पादन की मात्रा का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? औसत लागत आ जाएगी। तो हम ऐसे ले सकते हैं औसत लागत AC इक्वल टू क्या होता है? कुल लागत, टोटल कॉस्ट में हम उत्पादन की मात्रा Q का भाग दे देंगे। दूसरी चीज, औसत लागत जो होती है वो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है। ठीक है, AC इक्वल टू क्या होता है? AFC प्लस AVC। अब देखिए औसत स्थिर लागत क्या होती है? तो कुल स्थिर लागत में अगर हम उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? औसत स्थिर लागत। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? जो कुल स्थिर लागत है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में हम क्या करेंगे? उत्पादन की इकाइयां, ठीक है, उत्पादन की मात्रा Q का हम भाग दे देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? औसत स्थिर लागत आ जाएगी। और हमको अगर औसत परिवर्तनशील लागत निकालनी है तो कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे। कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट में Q का डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC। तो औसत लागत हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, औसत लागत को हम SAC भी लिखते हैं और कहीं कहीं पे आप देखोगे कि एवरेज टोटल कॉस्ट भी लिख देते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट का एवरेज, दोनों एक ही बात। और कैसे निकालनी है आपको? टोटल कॉस्ट में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे, या फिर औसत स्थिर लागत में औसत परिवर्तनशील लागत को हम प्लस कर देंगे, तब भी आ जाएगी। दूसरी हमारी है, देखिए दोनों पढ़ लिए हैं। औसत स्थिर लागत क्या होती है, औसत परिवर्तनशील लागत क्या होती है। अब इनके वक्रों की अगर हम बात करें तो इनका जो वक्र होता है, औसत स्थिर लागत वक्र कैसा होता है? हमेशा इसे ऊपर से नीचे गिरता हुआ। ऐसा क्यों होता है हमेशा गिरता हुआ? क्योंकि जो स्थिर लागत है TFC, ये तो हमेशा स्थिर होती हैं और इसमें हम क्या करते हैं? उत्पादन की बढ़ती हुई इकाइयों का भाग देते हैं Q का। इसलिए हमेशा क्या आएगा? हमारा जो AFC है वो हमेशा घटता हुआ वक्र बनेगा। ठीक है, AFC हमेशा क्यों घटती है? क्योंकि स्थिर लागत में हम किसका भाग देते हैं? उत्पादन की बढ़ती हुई इकाइयों का, इसलिए। और इस वक्र को हम क्या कहते हैं? जो हमारा औसत स्थिर लागत वक्र है AFC वक्र, उसको हम क्या कहते हैं? आयताकार अतिपरवलय। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस वक्र के नीचे का जो क्षेत्र होता है, जिसमें उत्पादन की मात्रा को अगर हम लागत से गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? कुल स्थिर लागत के बराबर आएगा। ये जो हमारा क्षेत्र है OFCQ1 के बराबर, ये जो क्षेत्र है वो किसके बराबर है? कुल स्थिर लागत के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, अगर हम उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहें, इतनी मात्रा कर दी है, तो औसत स्थिर लागत क्या होगी? कम हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, वो किसके बराबर होगा? TFC के बराबर होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है। मतलब उत्पादन की जो मात्रा है उसको हम लागत से गुणा करेंगे AFC से, तो हमारा क्या आ जाएगा? TFC आ जाएगा। और TFC हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। तो इस वाले वक्र को हम क्या कहते हैं? आयताकार अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसी तरीके से औसत परिवर्तनशील लागत वक्र की अगर हम बात करें तो औसत परिवर्तनशील लागत वक्र जो होता है वो कैसा होता है? U आकार का होता है, इस तरीके से। और ऐसा होने का कारण क्या है? क्योंकि जैसे जैसे फर्म क्या करती हैं? उत्पादन की मात्रा को बढ़ाती हैं, तो जो AVC है, शुरू में क्या होती है? उत्पादन की मात्रा घटने के साथ में वो घटती है, सॉरी, उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ में जो औसत परिवर्तनशील लागत है AVC वो घटती हैं। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में इस Q0 बिंदु के बाद में और वृद्धि की जाती है, तो जो
औसत परिवर्तनशील लागत है वो क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो शुरू शुरू में तो घटती हैं और फिर बढ़ती हैं, इसलिए इसका आकार कैसा होता है, यू आकार का। ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र जो है वो यू आकार का होता है, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो प्रारंभ में क्या होता है, औसत परिवर्तनशील लागत घटती है, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद में क्या होगा, औसत परिवर्तनशील लागत जो है वो बढ़ने लग जाएगी। और इसका जो कारण है वो क्या होता है, परिवर्ती अनुपातों का नियम। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या घटते सीमांत उत्पाद का नियम जो है वो उत्पादन प्रक्रिया में क्रियाशील होता है। इस वजह से क्या होता है, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र यू आकार का होता है। और इस लागत वक्र के नीचे का जो क्षेत्र है ये किसके बराबर होगा, कुल परिवर्तनशील लागत के, क्योंकि ये औसत परिवर्तनशील लागत है तो इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है ये, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, टीवीसी के बराबर। और जो एएफसी वक्र होता है उसके नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो टीएफसी के बराबर होता है। तो ये हमारी हो गई है औसत लागत। ठीक है, औसत लागत को हम ज्ञात कर सकते हैं, इस सारणी के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं औसत लागत को। ठीक है, यहाँ पे ये जो सारणी बना रखी है इसमें हमने उत्पादन की इकाइयाँ 10 तक ले रखी हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। टीएफसी कुल स्थिर लागत क्या होती है, हमेशा स्थिर होती है। तो यहाँ पर हमने क्या मान रखा है, कुल स्थिर लागत कितनी है, माना कि 20 के बराबर है। सब जगह हमने यहाँ पे 20 लिखा हुआ है इस कॉलम में। फिर कुल परिवर्तनशील लागत क्या होती है, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो हमेशा बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने बढ़ती हुई संख्या लिखी हुई, कुछ भी आप ले सकते हो, 0 10 18 24। ठीक है, बढ़ती हुई संख्या है 29 33 39 47 60 75 95। ये लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर हम इस कुल स्थिर लागत में अगर कुल परिवर्ती लागत को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा हमारा ये जो कॉलम है कुल लागत आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए 20 को आपने 0 प्लस किया 20 आ गया, फिर 20 में 10 प्लस किया 30 आ गया, फिर 20 में 18 को प्लस किया 38 आ गया, फिर 20 में 24 को प्लस किया 44 आ गया, 20 प्लस 29 किया 49 आ गया, 20 प्लस 33 किया 53 आ गया, 20 प्लस 39 59। इस तरीके से हमने क्या किया, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ा तो कुल लागत आ गई है। अब हमको औसत स्थिर लागत निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, टीएफसी में उत्पादन की इकाइयों का क्यू का भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने 20 में 1 का भाग दिया तो 20 आएगा, फिर 20 में आप क्या करोगे, 2 का भाग दोगे 10 आएगा, फिर 20 में हमने यहाँ पे 3 का भाग दिया 6.67 आ गया, फिर 20 में 4 का भाग दिया तो 5 आ गया, फिर 20 में 5 का भाग दिया 4 आ गया, फिर 20 में 6 का भाग दिया 3.33 आ गया। इस तरीके से आगे हमने क्या किया, औसत स्थिर लागत निकाली। कैसे निकाली, टीएफसी में हमने क्यू उत्पादन की मात्रा का, मतलब इस कॉलम में अगर हम उत्पादन की ये जो मात्रा है उसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, औसत स्थिर लागत आ जाएगी। फिर नेक्स्ट कॉलम में अगर हमको औसत परिवर्तनशील लागत निकालना तो हम क्या करेंगे, जो कुल परिवर्तनशील लागत है इसमें उत्पादन की मात्रा का भाग देंगे। 10 में हमने 1 का भाग दिया 10 आ गया, फिर 18 में 2 का भाग दिया तो 9 आ गया, फिर 24 में हमने 3 का भाग दिया 8 आ गया, फिर 29 में 4 का भाग दिया तो 7.25 आ गया, फिर 33 में 5 का भाग दिया 6.6 आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देंगे तो औसत परिवर्तनशील लागत आ जाएगी। फिर हमारी है अल्पकालीन औसत लागत, एवरेज कॉस्ट, और इसको निकालने के मैंने 2 तरीके बताए हैं। आप औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ोगे तब भी आ जाएगा। 20 प्लस 10 किया तो देखिए 30 आ गया, 10 प्लस 9 किया 19 आ गया, 6.67 प्लस 8 किया 14.67 आ गया, 5 प्लस 7.25 किया तो 12.25 आ गया। मतलब औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, अल्पकालीन औसत लागत आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, इस कुल लागत में अगर हम निर्गत उत्पाद की मात्रा का भाग देंगे तब भी आ जाएगा। 30 में आपने 1 का भाग दिया 30 आ गया, 38 में 2 का भाग दिया 19 आ गया, 44 में 3 का भाग दोगे 14.67 आ जाएगा,
49 में 4 का डिवाइड करोगे 12.25 आएगा। इन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्पकालीन औसत लागत को ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए तीसरी जो लागत है वो कौन सी है, सीमांत लागत। और सीमांत लागत क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मैंने, अल्पकालीन सीमांत लागत क्या होगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुल लागत में परिवर्तन। कुल लागत में परिवर्तन में हम भाग दे देंगे किसका, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, निर्गत में परिवर्तन। कुल लागत में निर्गत में परिवर्तन का भाग देने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, अल्पकालीन सीमांत लागत आ जाएगी। और फॉर्मूला आप ऐसा ले सकते हो, डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, ये हमारा सीमांत लागत ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया है। और दूसरा फॉर्मूला अगर आप एक और लिखना चाहो तो एक और आपका हो जाएगा टी सी एन माइनस टी सी n-1। इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, सीमांत लागत को ज्ञात कर सकते हैं। सीमांत लागत क्या होती है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। फिर सीमांत लागत वक्र की अगर हम बात करें तो ये भी कैसा होता है, यू आकार का होता है। ठीक है, और यू आकार का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तो प्रारंभ में लागत घटती है, सीमांत लागत घटती है, और फिर सीमांत लागत क्या होती है, बढ़ती है। तो सीमांत लागत प्रारंभ में घटती है उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ में, और फिर उत्पादन की मात्रा और बढ़ाने पर क्या होता है, लागत भी बढ़ने लग जाती है। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्रियाशील होने के कारण औसत परिवर्तनशील लागत, ABC, औसत लागत और सीमांत लागत, ये तीनों वक्र कैसे होते हैं, यू आकार के होते हैं। तीनों वक्र यू आकार होने का कारण क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वो क्रियाशील होता है। परिवर्ती अनुपातों का नियम क्रियाशील। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, इनमें से किसी के भी बारे में पूछे कि औसत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है, या औसत परिवर्ती लागत यू आकार का क्यों होता है, या सीमांत लागत वक्र जो है वो यू आकार का क्यों होता है। तो इसका कारण क्या है, परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है वो उत्पादन प्रक्रिया में क्रियाशील होता है। इस वजह से सीमांत लागत क्या होता है, वक्र यू आकार का। और सीमांत लागत को अगर हमको ज्ञात करना है तो इसी सारणी में हम सीमांत लागत को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो कॉलम है वो सीमांत लागत है। कैसे ज्ञात करोगे आप, कुल लागत में परिवर्तन, ये देखिए कुल लागत है, इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले देखिए 20 से 30, 10 का परिवर्तन हुआ है, 30 में से आप 20 को माइनस कर दीजिए। फिर 30 से बढ़ के हो गई 38, तो 38 में से 30 को माइनस किया, 8 आ गया। फिर 44 में से 38 को माइनस कर दीजिए, 6 आ जाएगा। फिर 49 में से 44 को माइनस किया, 5 आ गया। फिर 53 में से 49 को माइनस किया, 4 आ गया। फिर 59 में से 53 को माइनस कर दिया, 6 आ गया। 67 में से 59, मतलब कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत लागत। और सीमांत लागत को निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कुल लागत है बाद वाली में से पहले वाली को माइनस कर दो। जैसे कि आपको 8वीं इकाई पे अगर ज्ञात करनी है सीमांत लागत, तो 8वीं इकाई पे कुल लागत कितनी है, 80। इसमें से 7वीं इकाई पे जो कुल लागत है वो कितनी है, 67। 80 में से 67 को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीमांत लागत को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज एक और आपको देखनी है कि जो औसत लागत है और सीमांत लागत है दोनों के बीच में क्या संबंध है। अभी हमने पढ़ा था कि औसत लागत और सीमांत लागत वक्र जो होते हैं वो दोनों यू आकार के होते हैं। ठीक है, दोनों वक्रों का आकार इस तरीके से होता है, लेकिन जब हम दोनों वक्रों को एक साथ बनाएंगे तो इनका आकार यू आकार तो बनेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो वक्र है वो सीमांत लागत वक्र है, और बाहर वाला जो वक्र है वो कौन सा है, औसत लागत वक्र है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो वो आप इस रेखा चित्र को देख के बता सकते हो कि प्रारंभ में जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, इस एस बिंदु तक अगर हम देखें तो उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ में क्या होता है, जो औसत लागत है वो भी घटती है और सीमांत लागत भी क्या हो रही है, घट रही है।
लेकिन सीमांत लागत तेजी से घटती है। और देखिए सीमांत लागत अगर तेजी से घटेगी इसका मतलब क्या हो गया, सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से कम हो जाएगी। इसलिए सीमांत लागत वक्र क्या है, औसत लागत वक्र से नीचे की तरफ बना हुआ है। तो सबसे पहला संबंध देखो, एग्जाम में आपको पूरा लाइन लिखना है। मैंने तीर का निशान बना रखा है नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या हो गया, जब औसत लागत घटती है तब सीमांत लागत भी घटती है, लेकिन औसत लागत सीमांत लागत से अधिक होती है। ऐसा आपको पूरी लाइन लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लाइन को, जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है और औसत लागत सीमांत लागत से अधिक होती है, या फिर ऐसा लिख लीजिए कि सीमांत लागत जो है वो औसत लागत से कम होती है। दूसरा संबंध क्या है, उत्पादन की मात्रा को अगर इस एस बिंदु के बाद में और बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, औसत लागत भी बढ़ती है, सीमांत लागत भी बढ़ती है। ठीक है, तो उत्पादन की मात्रा में और वृद्धि करने पर जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत तेजी से बढ़ेगी, इसलिए क्या होगा, सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा होती है। ये दूसरा संबंध हो गया। और तीसरा जो संबंध है वो कहां पे होगा, इस एस बिंदु पर अगर हम देखें तो यहां पे जो औसत लागत है वो क्या होती है, न्यूनतम। और जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो क्या होगा, औसत लागत सीमांत लागत के बराबर होती है। ठीक है, औसत लागत और सीमांत लागत बराबर कहां पे होते हैं, जहां पे औसत लागत न्यूनतम होती है। तो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर सीमांत लागत उसको प्रतिच्छेद करती है, और वहां पे क्या होता है, आप साथ में जोड़ भी सकते हैं कि औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर औसत लागत और सीमांत लागत क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का जो पार्ट है दीर्घकालीन लागतों के बारे में डिस्कस करेंगे।